23 मार्च 1931 तीन नौजवान युवक अपनी जेल की कोठरी से बाहर निकलता है, फांसी के फंदे की ओर बढ़ता है और मुस्कान की मृदुता ओढ़े अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डालता है और इस देश को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। कौन थे ये तीन लोग? ये थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। सिर्फ 23 वर्ष की उम्र थी जब भगत सिंह और सुखदेव थापर ने फांसी के फंदे को चूमा था, और 22 वर्ष की उम्र थी शिवराम राजगुरु की। जिस उम्र में लोग मोहब्बत और कैरियर के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस उम्र में भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोगों का फांसी के फंदे को चूमना यकीनन अकल्पनीय है। जब भी मैं ऐसे अद्भुत कहानियों से गुजरता हूँ, तो मुनव्वर राना की एक शायरी मेरे जहन में कौंध जाती है। यह शहीदों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे लयालपुर में जन्मा एक लड़का क्रांतिकारी विचारों से भर जाता है और अंग्रेजी के लिए नासूर बन जाता है। कैसे अंग्रेजी हुकूमत उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए एक इल्लीगल ट्रिब्यूनल का गठन करती है, ताकि किसी भी तरह से भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं विप्लव कुमार गौतम। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंक एंड इनसाइट। इंक एंड इनसाइट के इस वीडियो में आज बात भगत सिंह की, सतविंदर जस की लिखी हुई किताब भगत सिंह अ लाइफ इन रिवॉल्यूशन के हवाले से। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को बंग नाम के एक गांव में हुआ था, जो लयालपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लयालपुर डिस्ट्रिक्ट अब पाकिस्तान में है, जिसे फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह को क्रांतिकारी माहौल उनके घर में ही मिला था। उनके दोनों चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अक्सर अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहते थे, जिसके कारण उन्हें कई दफा जेल की चक्की भी पीसनी पड़ी। जब पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन बिल लाया गया, तो अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। अजीत सिंह को 6 महीने मांडले जेल में कैद कर दिया गया, लाला लाजपत राय के साथ, जब इन लोगों ने कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब अजीत सिंह अंग्रेजी हुकूमत से खुद को बचाने के लिए भेष बदलकर विदेशी जमीन में सांस लेने को मजबूर हुए। और वो भेष बदलकर कभी स्विट्जरलैंड, कभी ईरान, तो कभी ब्राजील में रहने लग गए। पंडित नेहरू के मदद से वो अंततः मार्च 1947 में भारत लौटे और 15 अगस्त 1947 को उनका देहावसान हो गया। उधर स्वर्ण सिंह, जिन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया था, ट्यूबरकुलोसिस के चपेट में आने से उनकी मौत 1910 ईस्वी में महज 23 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। कुल मिलाकर कहानी ये कि भगत सिंह बचपन से ही ऐसे माहौल में पले बढ़े जो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था। स्कूल के दिनों से ही भगत सिंह गुलामी और ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ललायत थे। फिर चाहे डीएवी स्कूल में पढ़ते वक्त फॉरेन क्लॉथ्स को इकट्ठे करके उसे जलाने का काम करना हो, या फिर अमृतसर में शक्कर के बाद जालियांवाला बाग जाना, ये सब इसी ओर इशारा करता है। इसके अलावा भगत सिंह जब बड़ा हो रहे थे, तो कुछ घटनाएं उनके इर्द गिर्द घट रही थीं, जिसने उनके भीतर क्रांतिकारी विचार के बीज बोए। मसलन फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसके तहत करतार सिंह सराबा को फांसी पे चढ़ाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह सराबा का फोटो अपने लॉकेट और पॉकेट में रखकर घूमा करते थे। करतार सिंह सराबा लुधियाना का एक लड़का जो बर्कले यूनिवर्सिटी पहुंचता है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। यहाँ वो अन्य भारतीयों के साथ मिलकर गदर पार्टी का निर्माण करता है। जब पहला विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था, तब गदर पार्टी भी ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग की घोषणा करती है, जिसके तहत सराबा भारत लौटते हैं और उन्हें यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि इनके एक दोस्त ने इनके साथ धोखा किया था। वो सरकारी गवाह बन गए थे। एक स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है और इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को हम फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं, और भगत सिंह वाले केस को सेकेंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के वक्त भगत सिंह सिर्फ 8 वर्ष के थे, लेकिन ये घटना उनके मानसिक पटल पर इस कदर हावी था कि बाद में उन्होंने कीर्ति नाम के एक मैगजीन में आर्टिकल लिखा, जिसका शीर्षक था भाई करतार सिंह सराबा। जिसमें वो लिखते हैं, करतार सिंह सराबा एक बहादुर थे जिन्हें कायरों की तरह मरना पसंद नहीं था। काकोरी कांड दूसरी ऐसी घटना है जिसने भगत सिंह को एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी विचारों को एक नई दिशा दी।
ये वो दौर था जब सुखदेव, शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद, जोगेश चंद्र चटर्जी जैसे लोग खुद को गांधी के नॉन वायलेंट मूवमेंट से अलग कर चुके थे। जब 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे संगठन की जो गांधी के विचारों से इतर जरूरत पड़ने पर वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल कर सके। इसी मकसद के साथ साल 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ बख्शी और जोगेंद्र चंद चटर्जी इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। ये सभी लोग अक्टूबर 1924 को कानपुर में इकट्ठे होते हैं और कॉलोनियल रूल को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाते हैं। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के नजदीक काकोरी गांव में नंबर 8 डाउन ट्रेन पर ये लोग धावा बोल देते हैं और ट्रेन को लूट लेते हैं। कुछ दिनों बाद ही कई लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिनमें से अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल ही पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं। काकोरी कांड के बाद ऐसा लगने लगा था कि एक झटके में भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व नष्ट हो गया है। लेकिन तभी एंट्री होती है भगत सिंह की, जो साल 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं, जिसका मकसद था भारतवर्ष के नौजवानों को नॉन रिलीजियस बैनर के तले इकट्ठा करना। इसके 2 साल बाद यानी साल 1928 को भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं। 8 और 9 सितंबर को एक मीटिंग बुलाई जाती है भगत सिंह के द्वारा फिरोज शाह कोटला फोर्ट में, जहां चंद्रशेखर आजाद को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का कमांडर इन चीफ घोषित किया जाता है। यहाँ ये बात भी तय की जाती है कि सहारनपुर, आगरा और लाहौर में बॉम्ब फैक्ट्रीज का निर्माण किया जाएगा। यही वो संगठन है जिसने जेपी सॉन्डर्स का मर्डर और दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फेंकने की प्लानिंग की थी। बाबर अकाली एजिटेशन तीसरी ऐसी घटना थी जिसने भगत सिंह के दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। होली के दिन 27 फरवरी 1926 को बाबर खालसा अकाली के 6 मेंबर्स को फांसी पे चढ़ा दिया गया, जब इन लोगों ने कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इन्फॉर्मर्स को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद 15 मार्च 1926 को भगत सिंह ने प्रताप न्यूज़पेपर में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था होली के दिन खून के छींटे। भगत सिंह लिखते हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया वह इस दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए था, क्योंकि वो अन्याय सहन नहीं कर सकते थे और वे देश को इस गिरी हुई स्थिति में नहीं देख सकते थे। परिणाम यह हुआ कि कमजोरों पर ढाया गया अत्याचार उनके लिए असहनीय हो गया। इन तीनों घटनाओं ने भगत सिंह को ये बात सिखाई कि जब बात देश की एकता और अखंडता पर आए तो अपना प्राण भी न्यौछावर किया जा सकता है। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो भारतीय राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में काले झंडे लहराते हुए एक प्रदर्शन हुआ। उन्होंने फरवरी 1928 में ही साइमन कमीशन के खिलाफ पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यद्यपि इसका काम भारत का भविष्य निर्माण करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसका बहिष्कार किया और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसके खिलाफ मुस्लिम लीग के एक गुट का नेतृत्व किया था। जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब में इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, तब स्थानीय पुलिस ने आयोग के लिए रास्ता बनाने के प्रयास में प्रदर्शनकारियों को पीटना शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय को सिर में चोट लगी और 2 सप्ताह बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद भगत सिंह बदला लेने के लिए निकले, जब उन्होंने गलती से जे स्कॉट के बजाय जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। 29 नवंबर 1928 को कलकत्ता में एक शोक सभा में बसंती देवी, जो कांग्रेस नेता सिया दास की पत्नी थी, चीखती हुई बोली, मैं शर्म से कांप रही हूं, यह सोचकर कि क्या इस देश का युवा वर्ग सच में जिंदा है। भगत सिंह को यह बात चुभ गई और उसी दिन उन्होंने लाला लाजपत राय का बदला लेने की कसम खाई। 17 दिसंबर 1928 को अपनी योजनाबद्ध हत्या के दिन स्कॉट को आधिकारिक पुलिस शिकार के लिए शहर के बाहर कसूर जाना था। बदकिस्मती से जेपी सॉन्डर्स, जो सहायक पुलिस अधीक्षक थे, शाम 4:20 बजे अनारकली पुलिस स्टेशन से काम छोड़कर निकल रहे थे। वह अपनी मोटरसाइकिल से धीरे धीरे बाहर सड़क पर खुलने वाली गेट की ओर बढ़ रहे थे। इससे पहले कि वह गेट पर पहुंचते,
उन्होंने अपने पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। यह हेड कांस्टेबल चानन सिंह था। युवा जेपी सॉन्डर्स अपनी चाबियां अपने साथ ले जाना भूल गए थे। उसकी ओर दौड़ते हुए चानन सिंह ने चाबियां उनके हाथों में सौंप दी। सॉन्डर्स जैसे ही गेट से बाहर निकले, उनके ऊपर गोली चलाई गई। राजगुरु ने पहली गोली चलाई थी। जब सॉन्डर्स जमीन पर गिर पड़ा, तभी भगत सिंह ने 7 गोली उसके शरीर के अंदर दाग दिया। इसके बाद ये लोग डीएवी कॉलेज के परिसर में भागते हुए आ गए। उनके पीछे हेड कांस्टेबल चानन सिंह भाग रहे थे। हत्या करने के पहले भगत सिंह और उनके साथियों ने कई पोस्टर्स बना रखे थे, जिस पर लिखा था, स्कॉट इज डेड, लाला जी इज एवेंज्ड। अगले दिन जब भगत सिंह और उनके साथियों को यह पता चला कि मारा गया शख्स स्कॉट नहीं बल्कि सॉन्डर्स था, तो उन्होंने स्कॉट को हटाकर सॉन्डर्स कर दिया और उन पोस्टरों को पूरे लाहौर में चिपका दिया, सॉन्डर्स इज डेड, लाला जी इज एवेंज्ड। स्कॉट के मारे जाने के बाद भगत सिंह को बहुत पीड़ा हुई, जिसका जिक्र करते हुए शिव वर्मा लिखते हैं, भगत सिंह इस घटना के बाद कई दिनों तक नाखुश थे। जेपी सॉन्डर्स की हत्या करने के जुर्म में ही भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जो कि पूर्ण रूप से गैरकानूनी था। सवाल उठता है, कैसे? दरअसल लगभग 10 महीने का वक्त बीत चुका था जब भगत सिंह का केस रेगुलर कोर्ट में स्पेशल मजिस्ट्रेट पंडित श्री किशन के सामने चल रहा था। 200 गवाहों का बयान भी दर्ज कर लिया गया था, लेकिन तभी अचानक इस रेगुलर कोर्ट के ट्रायल को रोक दिया जाता है और 1 मई 1930 को एक स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है लाहौर ऑर्डिनेंस के तहत, उस वक्त के वाइसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा। इस ट्रिब्यूनल का मकसद था कैसे भी करके भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के सेक्शन 72 के तहत इस तरह के किसी भी ऑर्डिनेंस को सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही लाया जा सकता है, यानी कि अगर सरकार को ये लगे कि ब्रिटिश इंडिया खतरे में है, तभी इस ऑर्डिनेंस को लाया जा सकता है। लेकिन जब ये ऑर्डिनेंस लाया गया तो ऐसी कोई भी इमरजेंसी की स्थिति नहीं थी। कमाल की बात तो यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कभी इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया ही नहीं था, यानी कि स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाने की प्रक्रिया से लेकर भगत सिंह को फांसी देने तक की प्रक्रिया सब कुछ इलीगल था। स्पेशल ट्रिब्यूनल के जजमेंट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सिर्फ लंदन में प्राइवेट काउंसिल ही इस अपील को सुन सकती थी। स्पेशल ट्रिब्यूनल की कार्रवाई शुरू होने के 2 हफ्ते के भीतर ही 3 में से 2 न्यायाधीशों कोल्ड स्ट्रीम और आगा हैदर ने अपनी सीटें खाली कर दी थीं। कोल्ड स्ट्रीम के आंखों के सामने ही अदालत कक्ष में आरोपियों की पिटाई की गई थी। आरोपियों ने उनकी सुनवाई की अध्यक्षता जारी रखने पर आपत्ति जताई, इसलिए उसे जाना पड़ा। दूसरी ओर आगा हैदर ने अदालत में आरोपियों के साथ दुर्व्यवहार पर आपत्ति जताई। इससे उनकी स्थिति अस्थिर हो गई और उन्हें भी जाना पड़ा। स्पेशल ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं लिया था और वे लोग इस पूरे प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट कर चुके थे। अंततः 7 अक्टूबर 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल के द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये तो थी स्पेशल ट्रिब्यूनल्स की कहानी, लेकिन अगर हम अप्रूवर्स की बात करें, जिसके बयान के आधार पर भगत सिंह को अभियुक्त बनाया गया था, तो उसमें भी लीगल फ्लॉज थी। अप्रूवर्स यानी वैसे लोग जो क्राइम में साथ होते हैं, लेकिन बाद में वो अपनी गलती मान लेते हैं और सरकारी गवाह बन जाते हैं। स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने 2 अप्रूवर्स ने बात कबूला कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो पुलिस के दबाव में आकर कहा। बाद में 2 लोगों ने स्टेटमेंट वापस भी लिया, लेकिन फिर भी ट्रिब्यूनल्स की प्रोसीडिंग चलती रही और जजमेंट गवर्नमेंट के हक में सुनाया गया। अब बात आती है कि उस वक्त के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी इस मामले पर क्या राय रखते थे। क्या अगर गांधी पूरी जोर लगाते तो भगत सिंह को बचा सकते थे? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। हमें हाँ और ना में उत्तर तलाशने के बजाय ऐसे तथ्यों पर बात करनी चाहिए जो गांधी जी की नियति पर सवाल खड़ा करता है। भगत सिंह को फांसी देने से कुछ दिन पहले यानी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पेश किया गया था। इसी समझौते के तहत गांधी जी सत्याग्रह को खत्म करते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने साल्ट मार्च के दौरान किया था। इस समझौते के तहत लॉर्ड इरविन उन सभी लोगों को रिहा करने पर सहमत हुए जिन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान जेल में डाल दिया गया था। भारतीयों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने की भी अनुमति दी जाती है। इस समझौते में एक और बात कही गई थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने के साथ साथ सारे इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस को वापस लिया जाएगा। कमाल की बात तो यह है
कि भगत सिंह के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, जबकि उन्हें भी इमरजेंसी ऑर्डिनेंस के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। अगर महात्मा गांधी चाहते तो इस समझौते को खारिज कर सकते थे, ये कहते हुए कि भगत सिंह को क्यों नहीं छोड़ा गया जब इस समझौते के तहत इमरजेंसी ऑर्डिनेंस की बात कही गई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं कि गांधी जी ने अपने स्तर से पूरी कोशिश की इन्हें बचाने की, लेकिन अगर वो चाहते तो इस मुद्दे पर वाइस राय को घेर सकते थे, क्योंकि फांसी की सजा स्पिरिट के खिलाफ थी। सुभाष चंद्र बोस इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए आगे लिखते हैं कि आयरिश वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान भी कुछ ऐसा ही माहौल था, जब कई आयरिश पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वहां सिन फेन पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। परिणाम स्वरूप उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। इस मुद्दे को और भी गहराई से समझने के लिए हमें डॉक्टर पटाभी सीतारमैया की बातों पर गौर फरमाना होगा। डॉक्टर सीतारमैया, जिन्हें गांधी ने नॉमिनेट किया था 1939 में सुभाष बोस के खिलाफ कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए। उस साल सुभाष बोस दूसरी बार कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे। सरदार पटेल और गांधी नहीं चाहते थे कि बोस दूसरी बार प्रेसिडेंट बने। डॉक्टर सीतारमैया का यहाँ जिक्र इसलिए आया क्योंकि वो अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में भगत सिंह का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि कराची कांग्रेस सेशन की तारीख लास्ट वीक ऑफ मार्च 1931 यानी 26 मार्च को तय किया गया था। लेकिन गांधी जी ने वाइस राय से ये कह रखा था कि अगर इन लड़कों को फांसी दी जाती है तो कांग्रेस सेशन के पहले दिया जाए, ना कि बाद में। और होता भी कुछ ऐसा ही है, यानी 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब सवाल यह है कि गांधी जी इतने उतावले क्यों थे भगत सिंह को लेकर। मुझे नहीं पता, इस सवाल का जवाब आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ एक और घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। ये बात है दिसंबर 1931 की। कलकत्ता के किसी स्कूल में पढ़ने वाली दो छात्रा शांति घोष और सुनीति चौधरी ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में घुसती हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चार्ल्स जॉफरी बकलैंड का गोली मारकर हत्या कर देती हैं। ये काम उन्होंने अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही किया था। उन्होंने ऐसा किया था भगत सिंह की फांसी का बदला लेने के लिए। परिणाम स्वरूप इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन ये सजा घटाकर सिर्फ 7 वर्ष कर दिया जाता है, क्योंकि साल 1938 में गांधी इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन भगत सिंह के मामले में गांधी ऐसा कुछ भी नहीं करते, यद्यपि कि भगत सिंह ने भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की हत्या की थी। हाँ, ये बात सत्य है कि गांधी जी ने इरविन को एक खत लिखा था भगत सिंह को फांसी पे नहीं चढ़ाने के लिए, लेकिन इस मांग को इरविन ने सिरे से नकार दिया था। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर गांधी कैसे भी करके सजा कम या माफ कर देते तो क्या भगत सिंह से स्वीकार करते? यह सवाल जरूरी इसलिए है क्योंकि जब भगत सिंह के पिताजी ने कंसर्न अथॉरिटीज को खत लिखकर कहा था कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं साबित कर सकता हूं कि भगत सिंह निर्दोष हैं। जब यह बात भगत सिंह को पता चली तो उन्होंने अपने पिताजी को खत लिखकर कहा, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया हो। क्या ऐसे में गांधी जी के द्वारा किया गया कोई भी कंप्रोमाइज भगत सिंह स्वीकार कर सकते थे? शायद हाँ, शायद ना। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मुझे नहीं पता कि गांधी के प्रयासों के बाद भी भगत सिंह को बचाया जा सकता था या नहीं। भगत सिंह के ऊपर एक और मुकदमा चलाया जा रहा था जिसे दिल्ली बॉम्ब केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में भगत सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 8 अप्रैल 1929 को जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल को पास करने की तैयारी की जा रही थी, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने संसद के अंदर 2 स्मोक बॉम्ब्स फेंका था। उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि इन दोनों बिल्स को पास होने से रोकना था। आखिर ऐसा क्या था इन बिल्स में? ट्रेड डिस्प्यूट बिल्स के जरिए ब्रिटिश सरकार लेबर अनरेस्ट को दबाना चाहती थी, तो वहीं पब्लिक सेफ्टी बिल्स के जरिए ब्रिटिश सरकार कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को विदेशी जमीन से भारत आने पर रोक लगाना चाहती थी। इन्हीं दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 स्मोक बॉम्ब्स पार्लियामेंट के अंदर फेंका था और हवा में 2 राउंड गोलियां चलाई थी। साथ में कुछ पेपर्स हवा में उड़ाया था जिसमें लिखा था टू मेक द डेफ हियर, बहरों को सुनाने के लिए। दोस्तों, भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक भी थे। सिर्फ 17 वर्ष की उम्र थी उनकी जब उन्होंने विश्व बंधुता नाम का एक प्रसिद्ध लेख लिखा था, जिसमें वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, एक ऐसे समाज की बात करते हैं जो बराबरी भरा हो, एक ऐसा समाज
जहाँ गोरे काले का भेद ना हो, जहाँ अमीरी गरीबी का भेद ना हो, जहाँ सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड और टचेबल्स अनटचेबल्स का कोई कंसेप्ट ना हो। सिर्फ 17 वर्ष एक ऐसा उम्र जब एक लड़का या लड़की अपना वजूद अपनी मार्कशीट में ढूंढते हैं, तो वहीं भगत सिंह अपना वजूद एक बेहतर समाज के निर्माण में ढूंढ रहे थे। इस वीडियो में हमने भगत सिंह द रिवॉल्यूशनरी को जाना है। भगत सिंह द ग्रेट थिंकर की बात किसी और वीडियो में। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।